हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, आज के लेक्चर में स्वागत है सभी का। और आज हम करने जा रहे हैं फास्ट ट्रैक का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम आपके साथ रेजिडेंशियल स्टेटस डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, आ जाओ और फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अब हम स्टार्ट करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। पहले क्लियर कर दो कि अब आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। एक बारी कंफर्म कर दो कि आवाज आ रही है कि नहीं। प्लीज कंफर्म कर दो, आवाज आ रही है कि नहीं। ओके, ग्रेट। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास रेजिडेंशियल स्टेटस की। आज की क्लास में हम रेजिडेंशियल स्टेटस के सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लेंगे। और फिर अगली क्लास के अंदर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, और फिर रेजिडेंशियल स्टेटस फिनिश हो जाएगा। और ऐसे ही हम लोग सैलरी के बारे में भी। नाउ, रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन नंबर 6 में आता है दोस्तों। और क्यों निकालते हैं हम रेजिडेंशियल स्टेटस? कह रहा है इनकम टैक्स स्ट्रक्चर प्रिवेलिंग इन इंडिया इज सच दैट द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया हैव टू पे मोर टैक्स इन कंपैरिजन टू नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। बोलो हाँ या ना। रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया हमारे देश में टैक्स ज्यादा देते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। क्या कारण है? क्या टैक्स के रेट्स में फर्क है? नहीं। रेजिडेंट्स हर तरह की इनकम पे टैक्स कहां देते हैं? इंडिया में। कहीं से भी कमाए, टैक्स कहां देना पड़ेगा? इंडिया में। एंड दैट इज वाई रेजिडेंट्स, क्योंकि किसी भी इनकम पे टैक्स इंडिया में देते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इसीलिए किसी का भी टैक्स निकालने से पहले हम उसका पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। क्या ये बात क्लियर है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट रेजिडेंशियल स्टेटस बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन। नाउ, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग 6, 5, 7 और 9 चार सेक्शन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? 6, 5, 7 और 9। बच्चों, सेक्शन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल स्टेटस का सेक्शन नंबर 6 रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी के बारे में बात करता है। और इसके अंदर बातें आती हैं 4, 6(1), 6(2), 6(3), 6(4). रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो आप इंडिविजुअल या तो इंडिया के क्या होंगे? रेजिडेंट, या फिर इंडिया के क्या होंगे? नॉन रेजिडेंट। इज दैट क्लियर? और अगर रेजिडेंट हैं तो कौन से वाले रेजिडेंट हैं? आरओआर या फिर आरएनओआर। समझ में आता है कि नहीं? या तो आप आरओआर होगे या फिर आरएनओआर। मतलब एक होता है प्योर रेजिडेंट और एक होता है नॉट प्योर रेजिडेंट। हाँ या ना? नाउ, ये बात सबको क्लियर है कि इंडिविजुअल में रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट के बाद रेजिडेंट के अंदर दो सब क्लासिफिकेशंस हैं। और वो है एक प्योर रेजिडेंट की आरओआर और एक है आरएनओआर। बच्चों, जब मैं बात करता हूं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचओएफ सेक्शन नंबर 6(2), इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? एक रेजिडेंट होता है और एक नॉन रेजिडेंट। और अगर रेजिडेंट हो तो कौन से वाले हो? प्योर वाले हो या नॉट प्योर वाले हो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर दोस्तों, अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी के केस में भी दो केस होते हैं।
या तो कंपनी रेजिडेंट होगी या कंपनी नॉन रेजिडेंट होगी। इज दैट क्लियर? और एनी अदर पर्सन यानी फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, इन सब के लिए सेम क्राइटेरिया है, या वो एनी अदर पर्सन रेजिडेंट होगी या फिर वो एनी अदर पर्सन नॉन रेजिडेंट होगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? तो सेक्शन नंबर 6 हो गया, समझ में आया सब? सेक्शन नंबर 6। अब इसके अंदर हम 6(1) पढ़ेंगे। 6(1) कहता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड आउट करना है, सेक्शन नंबर 6(1) में लिखा है। और कहता है कोई भी इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट माना जाता है अगर वो 2 बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरी कर जाए। बताओ हाँ या ना? कोई भी एक कंडीशन पूरी कर जाए। 2 बेसिक कंडीशन कौन कौन सी? सर, अगर उसका स्टे इंडिया में 182 डेज और मोर हो जाए, अगर उसका स्टे इंडिया में 182 डेज और मोर हो जाए तो इंडिया का रेजिडेंट होगा। नंबर 2, अगर उसका स्टे इंडिया में 180 डेज और मोर तो नहीं हुआ बट 60 डेज और मोर हो गया एंड प्रीवियस 4 इयर्स में 365 डेज और मोर हो गया, तो ऐसे केस में वो इंडिया का क्या माना जाएगा? रेजिडेंट। क्या माना जाएगा? रेजिडेंट। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? मान लो आपका प्रीवियस ईयर 2024-25 है, जिसमें हमें चेक करना है कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो या नहीं, और आपका उसमें स्टे 90 डेज है, तो आप 90 डेज के हिसाब से आप पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो ना, बट 60 डेज वाली कंडीशन पूरी कर पा रहे हो। ऐसे केस में आपके पिछले 4 साल चेक किए जाएंगे, 23-24, 22-23, 21-22 और 20-21। अगर इन 4 सालों में मिला के 365 डेज का स्टे बन गया, कितना बन गया? 365 डेज का स्टे बन गया, तो आप इंडिया के रेजिडेंट माने जाओगे 24-25 वाले साल में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 24-25 वाले साल में आप इंडिया के रेजिडेंट मान लिए जाओगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी है और आप इंडिया के रेजिडेंट हो। ओके सर, जिस दिन आप इंडिया में एंटर करते हो और जिस दिन आप डिपार्चर करते हो, दोनों ही दिन काउंट करेंगे कहां पे? इंडिया में। फिर से बोलो, डेट ऑफ एंट्री इन इंडिया या डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, दोनों ही दिन कहां काउंट होंगे? इंडिया में। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, तो कंडीशंस कौन सी है? बेसिक कंडीशन है 2, दोनों में से कोई एक पूरी करनी है, आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। पहली कंडीशन 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और दूसरी कंडीशन 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। क्या ये बात क्लियर है? नाउ देयर इज सम एक्सेप्शन है, और इन एक्सेप्शनल केसेस में सेकंड कंडीशन का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। सेकंड कंडीशन का कोई रिलेवेंस ही नहीं, मतलब आपको ऐसे केस में सेकंड कंडीशन यानी 60 डेज वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो कौन से वो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां 60 डेज वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी? आओ, इसका मतलब है, मैंने लिखा है ओनली फर्स्ट कंडीशन इज नीडेड टू सेटिस्फाई। सिर्फ पहली कंडीशन। नाउ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एन इंडियन सिटीजन, अगर वो इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया जाता है, कहां जाता है? आउटसाइड इंडिया जाता है। किस लिए जाता है? इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाता है। किस लिए जाता है? इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए। दोस्तों, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर जाता है, किस लिए जाता है? इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाता है। या फिर अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर जाता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप, क्रू मतलब स्टाफ, अगर आप एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप इंडिया से बाहर जाते हो, ठीक है, या फिर आप इंडियन सिटीजन हो या फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हो जो कि इंडिया में आ रहा है ऑन अ विजिट। बोलो, आप इंडियन सिटीजन हो या आप इंडियन ऑरिजिन पर्सन हो जो कि इंडिया में आ रहा है ऑन अ विजिट। बच्चों, इनमें से कोई भी अगर आप हो, तो ऐसे केस में आपके ऊपर 60 डेज वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, 182 डेज वाली कंडीशन अप्लाई होगी। यह बात समझ में आती है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो या फिर आप इंडियन ऑरिजिन पर्सन हो और आप इंडिया में आ रहे हो ऑन अ विजिट, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको एकमात्र कंडीशन पूरी करनी है विच इज 182 डेज। हालांकि इस पॉइंट पे एक एक्सेप्शन भी है। हाँ, एक्सेप्शन के अंदर भी एक एक्सेप्शन है। इज दैट क्लियर? बट इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। द पॉइंट इज कि 3 जो एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हमने अभी बात करी, इन तीनों एक्सेप्शनल केसेस में आपको 182 डेज वाली कंडीशन पूरी करनी है। अगर 182 डेज वाली कंडीशन पूरी हुई तो आप इंडिया के रेजिडेंट हो, और अगर नहीं हुई तो आप नॉन रेजिडेंट हो। क्या ये बात क्लियर है?
तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ इंडियन सिटीजन गोज आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, नंबर 2 इफ इंडियन सिटीजन गोज आउटसाइड इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, नंबर 3 इफ इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है, कम्स इन इंडिया ऑन अ विजिट, इंडिया में आता है ऑन अ विजिट, विजिट मतलब घूमने फिरने के लिए, तो ऐसे केस में हम आपके ऊपर सिर्फ एक मात्र कंडीशन लगाएंगे और वो होगी 182। अगर वो 182 वाली कंडीशन पूरी हो गई तो आप इंडिया के रेजिडेंट हो, अदरवाइज आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट हो। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब इसके अंदर हमें यह समझने की जरूरत है हाउ टू डिटरमाइन द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर इंडियन सिटीजन एज अ क्रू मेंबर। क्या क्रू मेंबर के लिए कुछ और गवर्नमेंट ने कंडीशंस लगाई हैं? हाँ दोस्तों, अभी अभी हमने बात करी थी कि अगर आप इंडिया में आते हो या फिर जिस दिन आप इंडिया से जाते हो, दोनों ही दिन कहां काउंट करने हैं? दोनों ही दिन काउंट करने हैं इंडिया में। बट जब आप इसके लिए पढ़ोगे एज अ क्रू मेंबर के लिए, तो इसमें कुछ बात लिखी है, कह रहा पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड, कह रहा जिस दिन आप एज अ क्रू मेंबर, आप क्रू मेंबर समझ में आया, इंडियन सिटीजन आप एक क्रू मेंबर हो, जैसे मर्चेंट नेवी वाले लोग इंडिया से आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं, शिप लेकर इंडिया से आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं, क्या पर्पस है? पैसेंजर्स या गुड्स, ठीक है ना। अब अगर वो इंडिया से बाहर जा रहा है एज ए क्रू मेंबर, जो स्टाफ मेंबर है उस शिप का, तो उसका जिस दिन वो इंडिया छोड़ के जाएगा, जिस दिन उसको, और उसके लिए उसने सीडीसी साइन किया होगा। क्या साइन किया होगा बोलो? सीडीसी, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, जो है सीडीसी साइन किया होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप, और जिस डेट पर उसने सीडीसी साइन किया होगा फॉर एग्जिट, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द शिप, साइनिंग ऑफ, सीडीसी साइन किया फॉर साइन इन यानी ज्वाइनिंग ऑफ द शिप, और सीडीसी साइन किया फॉर साइन ऑफ, कह रहा है वो पूरा पीरियड एक्सक्लूड करना है। क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने 18 जनवरी को 2025 को ज्वाइन करा शिप, जा रहे हो आप इंडिया से बाहर, और 3 मार्च 2025 तक आपकी शिप दोबारा आ जाती है वापस, तो ऐसे केस में इस पीरियड को एक्सक्लूड करना है। जबकि हमने पढ़ा था कि डेट ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल डेट दोनों को इंडिया में काउंट करना होता है, बट एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप के लिए ऐसा नहीं करना। क्या मेरी बात समझ में आई? क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप के लिए ऐसा नहीं करना। तो क्या करना है बताओ सर? क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप के लिए क्या करना है? जिस डेट पर आपने सीडीसी को क्या किया, साइन, पीरियड जहां से वो कमेंस हो रहा है, सीडीसी साइन किया फॉर ज्वाइनिंग द शिप, और फिर वो पीरियड, वो डेट जिस डेट पर साइन ऑफ किया, वो पूरा पीरियड क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्सक्लूड। सीडीसी होता क्या है? कह रहे दिस सर्टिफिकेट, दिस डॉक्यूमेंट सर्टिफाइज दैट अ पर्सन होल्डिंग दिस इज अ सीमैन एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये ना शिप को ज्वाइन करने का बोर्डिंग पास है, समझ लो, शिप को ज्वाइन करने का बोर्डिंग पास है। आप शिप में ट्रेवल नहीं कर पाओगे अगर आपके पास ये नहीं है। तो जैसे बाय एयर में बोर्डिंग पास होता है, वैसे शिप में बोर्डिंग पास होता है सीडीसी। क्या ये बात क्लियर है? कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ना उन लोगों के लिए जो कि इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन पर्सन है, इंडिया में आ रहे हो ना विजिट, उनके लिए कुछ कंडीशंस है, जिसमें ना गवर्नमेंट ने बोल दिया आप डीम्ड आरएनओआर मान लिए जाओगे। क्या माने जाओगे? डीम्ड आरएनओआर। डीम्ड आरएनओआर मतलब है हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि आप रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, और फिर रेजिडेंट हो तो कौन से वाले, सीधा अगर ये शर्तें पूरी हो गई तो आप डीम्ड आरएनओआर। अच्छा, पहले आपको यही ट्राई करना है कि आप इस वाले कैटेगरी में रेजिडेंट हो या नहीं। पहले हम हमेशा एक पर्सन की पहले ये नॉर्मल कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब नॉन रेजिडेंट बन रहा है, तो उस केस में हम ये वाला काम चेक कर सकते हैं कि वो पर्सन इंडिया का आरएनओआर बन सकता है या नहीं, आरएनओआर बन सकता है या नहीं। और आरएनओआर बनने के लिए, डीम्ड आरएनओआर बनने के लिए, मान लिया जाए कि आप आरएनओआर, उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं, 4 कंडीशन पूरी करो आप डीम्ड आरएनओआर। पहला, अगर आप इंडियन सिटीजन हो या फिर आप इंडियन ओरिजिन पर्सन हो। नंबर 2, आपकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, आपकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके, आपकी टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 15 लाख से ज्यादा है, जो कि अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। इसका मतलब क्या है? अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस का मतलब क्या है? अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस का मतलब है आपकी इंडिया से इनकम 15 लाख से ज्यादा है, आपकी इंडिया से इनकम 15 लाख से ज्यादा है।
आप इंडिया में पैसे कमाते हो 15 लाख से ज्यादा, और आप इंडियन सिटीजन हो, आप इंडियन ऑरिजिन पर्सन हो, या फिर आप इंडियन सिटीजन हो, या फिर आप इंडियन ऑरिजिन हो। इंडियन ऑरिजिन कौन होता है? जो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो 1947 से पहले, या तो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं 1947 से पहले, अनडिवाइडेड इंडिया। ऐसे केस में हम उसको पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन बोलते हैं। तो वही पर्सन जो इंडियन ऑरिजिन पर्सन है या इंडियन सिटीजन है, इंडिया में आ रहा है ऑन अ विजिट, उसकी टोटल इनकम इंडिया में 15 लाख रुपए से ज्यादा है, इंडिया से 15 लाख से ज्यादा है, और उसका स्टे इंडिया में कितना है बताओ? इंडिया में स्टे कितना है? 120 डेज और मोर। वैसे एक बात बताओ, हमने अभी अभी तो पढ़ा 182 डेज वाली कंडीशन देखनी है, 60 डेज वाली कंडीशन नहीं देखनी, यही पढ़ा था ना। बट दोस्तों गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर ये कंडीशन पूरी कर जाता है, तीन, क्या? इंडियन सिटीजन है, इंडियन रेजिडेंट है, इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है। नंबर दो, आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, कहां से? इंडिया से। नंबर तीन, ही कम्स टू इंडिया ऑन अ विजिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नंबर चार, यार अगर ये तीन शर्तें पूरी होती हैं तो ऐसे केस में उसको एक कंडीशन पूरी करनी है, वो है 120 डेज और मोर। अगर उसका स्टे इंडिया में 120 डेज और मोर हो गया ना, तो वो इंडिया का क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। एंड प्रीवियस 4 इयर्स में 365 डेज और मोर, प्रीवियस 4 इयर्स में 365 डेज और मोर। विघ्नेश, विघ्नेश आपका सवाल है कि रेजिडेंशियल स्टेटस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे लाइव सेशन करने वाले हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लाइव होंगे, बट वो अगली क्लास में होंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैं एक क्लास में कॉन्सेप्ट करा रहा और एक क्लास में प्रैक्टिस, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक क्लास है। इसके अंदर हम लोग उम्मीद करते हैं कि बच्चे को पहले से आता होगा, और पहले से आता है तो एक बार पढ़ के आया है, तो आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने का मेरा काम है। मैं कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराऊंगा एक क्लास के अंदर, और अगली क्लास के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। क्या ये बात क्लियर है विघ्नेश? क्या ये बात क्लियर है? नाउ 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 वापस वापस वापस, चार शर्तें पूरी कर जाओ, आप इंडिया के डीम्ड RNOR। कितनी? चार। बताओ क्या क्या? आप इंडिया के सिटीजन हो या आप इंडियन ऑरिजिन हो। नंबर दो, इंडिया में आ रहे हो ऑन अ विजिट। नंबर तीन, आपकी इनकम इंडिया से 15 लाख रुपए से ज्यादा। कितनी है? 15 लाख से ज्यादा, इंडिया से। नंबर चार, आपका स्टे इंडिया में 120 डेज और मोर है, और पिछले 4 सालों में 365 दिन और मोर। क्या बोला? इंडिया में इस साल में 120 डेज और मोर है, और पिछले 4 साल में 365 डेज और मोर है। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा सर, ये किसकी जगह पे लगाया है? भाई देखो, अगर तो आप 182 डेज वाली कंडीशन पूरी कर जाओगे तो आप वैसे ही रेजिडेंट बन गए। आप तो फिर वैसे ही रेजिडेंट बन गए ना। बच्चों एक मिनट, मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई, मैं फिर हाँ जी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने कहा अगर आपने चार शर्तें पूरी कर दी ना, तो आप इंडिया के डीम रेजिडेंट माने जाओगे। बताओ वो है चार शर्तें। पहली, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, इंडियन ऑरिजिन हो, या फिर आप इंडिया में आ रहे हो ऑन अ विजिट, और या फिर कह रहा हूं साथ में। और नंबर तीन, आपका स्टे इंडिया में 120 डेज और मोर है, और पिछले 4 सालों में 365 डेज और मोर। और नंबर चार, आपकी टोटल इनकम इंडिया से 15 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर आपकी ये चारों शर्तें पूरी हो गई तो आप इंडिया के क्या बन जाओगे? डीम्ड RNOR। क्या बन जाओगे? डीम्ड RNOR। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा वैसे अगर आप 182 डेज वाली कंडीशन ही पूरी कर गए, अगर आप 182 डेज वाली कंडीशन ही पूरी कर गए, तो आप वैसे ही रेजिडेंट बन जाओगे। बोलो। और उसके बाद फिर तो आप नॉर्मली ROR RNOR चेक करो ना। क्या मेरी बात समझ में आई? नॉर्मल नॉर्मल जैसे चेक करते हैं, वही 7 सालों में 730 दिन और 2 प्रीवियस में रेजिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स।
बट अगर आपने ये कंडीशन पूरी नहीं कर पाए, आप यहां पर 182 डेज पूरी नहीं कर पाए, आप नॉन रेजिडेंट हो गए, तो हमें चेक करना चाहिए कि कहीं आप डीम्ड आरएनओआर बन सकते हो कि नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप नॉन रेजिडेंट बन गए, 182 डेज वाली कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही, तो आप चेक करोगे कि आप डीम्ड आरएनओआर बन सकते हो कि नहीं। और डीम्ड आरएनओआर में स्टे कितना देखना है, 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड 365 days or more during 4 previous years in immediately preceding relevant previous year। क्या ये बात क्लियर है? ओके। एक और एक्सेप्शन है दोस्तों, उसको भी डीम्ड आरएनओआर बोलते हैं। सेक्शन नंबर 618। अगर कोई इंडिविजुअल तीनों शर्तें पूरी कर जाए ये वाली, तो वो डीम्ड आरएनओआर मान लिया जाता है। पहला, अगर वो इंडियन सिटीजन है। नंबर 2, उसकी टोटल इनकम इंडिया से 15 लाख रुपए से ज्यादा, उसकी टोटल इनकम इंडिया से 15 लाख रुपए से ज्यादा। नंबर 3, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। मतलब जिस देश से वो इंडिया में आ रहा है ना, या जिस देश में भी बैठा है, वो इंडिया में नहीं आ रहा, जिस देश में बैठा है वो टैक्स हेवन कंट्री में बैठा है। कैसी कंट्री में बैठा है? टैक्स हेवन कंट्री में बैठा है, इंडिया से बाहर। मॉरिशस, सिंगापुर, ठीक है, या फिर केमन आइलैंड, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो टैक्स फ्री है, टैक्स हेवन है। ऐसी कंट्री में बैठा है और वो इंडिया से पैसे कमा रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट को दिक्कत है। इंडियन गवर्नमेंट कह रहा है बाहर ऐसे देश में बैठा है, तो ऐसे केस में हम उस पर्सन को कहेंगे कि तू वहां वो टैक्स नहीं मांग रहे ना, हम टैक्स ले रहे, इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आपकी टोटल इनकम इंडिया में 15 लाख से ज्यादा है और यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स इन दैट कंट्री, मतलब दूसरे देश में आप उस अमाउंट पे टैक्स नहीं दे रहे हो, तो ऐसे केस में आपको टैक्स कहां देना पड़ेगा? इंडिया। क्योंकि आप इंडिया के क्या बन जाओगे? क्योंकि आप इंडिया के क्या बन जाओगे? डीम्ड आरएनओआर। क्या बन जाओगे? डीम्ड आरएनओआर। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, एक और बात, अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, इट इज टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स। मतलब अगर आप कोई, आपका प्रोफेशन सेटअप इंडिया में है और आप बाहर से पैसे कमाते हो, मतलब एक्रूराइज बाहर है बट उसका ऑफिस इंडिया से। जैसे एग्जांपल, मेरी एक आर्किटेक्ट फर्म है, कहां पे? इंडिया में। मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूं यूके में। कहां कंसल्टेंसी दे रहा हूं? यूके में। यूके में कोई क्लाइंट है, उसको इनकम कमाया कहां से? यूके से। बट दोस्तों उसका सेटअप कहां पे है, कंट्रोल कहां पे है? इंडिया में। दोस्तों ऐसी इनकम को भी यही माना जाएगा कि ये इनकम इंडिया से कमाई गई है, ये बोलना चाह रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया is to be considered as income from Indian source. Income from Indian source. Is that clear to everyone? समझ में आया? फिर आता है दोस्तों, अगर ये एक्सेप्शन आपने बीट कर दिए, मतलब अगर आप एक्सेप्शंस में कवर नहीं हो रहे हो, आप ना ही इस वाले में कवर कर रहे हो। अच्छा, खास बात ये है, इसके अंदर तो स्टे ही नहीं देखते। आप इंडियन सिटीजन हो, ये देखेंगे, आपकी टोटल इनकम इंडिया से 15 लाख से ज्यादा है, ये देखेंगे, और नंबर 3, आपको दूसरे देश में टैक्स नहीं देना। तो ऐसे केस में इंडियन गवर्नमेंट कहता है हम इंडिया में उस पर्सन को डीम्ड आरएनओआर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? डीम्ड आरएनओआर। और अगर वो डीम्ड आरएनओआर है तो फिर जैसे आरएनओआर के लिए टैक्स लगता है वैसे लगेगा। बोलो हाँ या ना? नाउ आरओआर कौन होते हैं इंडिया के? अब नॉर्मल, अब एक्सेप्शन को मारो गोली। अब आप नॉर्मल रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट चेक करने के बाद, यानी वही 182 डेज या फिर 60 डेज वाली कंडीशन देखने के बाद, दोनों में से कोई एक पूरी करनी थी, आपने कर ली। अब आप चेक करोगे कि आप इंडिया के आरओआर हो या नहीं। और आरओआर होने के लिए 2 एडिशनल कंडीशंस हैं और दोनों की दोनों सेटिस्फाई करनी जरूरी है, तब जाके आप इंडिया के क्या बनोगे? आरओआर। और पहली कंडीशन है दोस्तों, अगर आप 2 प्रीवियस ईयर्स में रेजिडेंट बन जाते हो आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। क्या मतलब है इस बात का? समझो, मान लो आप 24-25 में
रेजिडेंट हो। तो यही चेक कर रहे हैं कि आप इंडिया के आरओआर हो या नहीं। ये देखो, 24-25 में आप इंडिया के रेजिडेंट हो। ये चेक कर रहे हैं कि आप इंडिया के आरओआर हो या नहीं। तो क्या करेंगे, तो पिछले 10 साल देखेंगे, पिछले 10 साल यानी 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, कितने साल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14-15, ये हो गए 10 साल। इन 10 सालों में कोई भी 2 साल आप रेजिडेंट प्रूफ हो गए ना, तो आप इंडिया के आरओआर मान लिए जाओगे। कोई भी 2 साल रेजिडेंट प्रूफ करने के लिए, आपको रेजिडेंट प्रूफ करने के लिए वही 2 कंडीशंस देखनी है, उनमें से कोई भी एक पूरी करनी है। कौन सी वाली, 182 वाली या 60 वाली, 182 वाली या 60 वाली, बताओ हाँ या ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई भी 2 साल, मान लो 21-22 में हो गया, 16-17 में हो गया, समझ में आया कि नहीं। इज दैट क्लियर एवरीवन। और अगर कोई भी 2 साल ऐसा हो गया तो आप इंडिया के आरओआर। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है कि अगर आपका स्टे इन इंडिया 730 डेज और मोर हो ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। यानी अगर 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 सालों में आपका 730 दिन का स्टे बन गया, कितने दिन का, 730 दिन, तो आप इंडिया के आरओआर। तो बताओ समझ में आया कि नहीं। जिस ईयर में आप रेजिडेंट हो हम उसकी बात नहीं कर रहे, उसके पिछले 10 सालों में कोई 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 7 सालों में 730 दिन, पिछले 7 सालों में 730 दिन का स्टे इंडिया में होना चाहिए। अगर ये दोनों में से दोनों की दोनों कंडीशन पूरी कर गए तो आप इंडिया के आरओआर हो, वरना आप इंडिया के आरएनओआर हो, वरना आप इंडिया के आरएनओआर हो। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। दिस इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, बस यही देखना होता है। नाउ नेक्स्ट इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ सेक्शन नंबर 6(2). बच्चों एचयूएफ इंडिया का रेजिडेंट कब होता है, कह रहा है एचयूएफ इंडिया का रेजिडेंट तब होता है जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां सिचुएटेड हो, इंडिया में, कंप्लीटली या पार्शियली। कंप्लीटली या पार्शियली का मतलब है कोई एक डिसीजन या सारे डिसीजन आप इंडिया में लेते हो तो आप इंडिया के रेजिडेंट हो, एचयूएफ इंडिया के रेजिडेंट है। बट अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब डिसीजन, एचयूएफ इंडिया का आरओआर तब माना जाएगा जब जो करता है ना, करता जो है एचयूएफ के अंदर मेन बंदा होता है, एडल्ट मेंबर, वो वही 2 कंडीशंस जो कि बेसिक एडिशनल कंडीशंस थी, वही 2 एडिशनल कंडीशंस कौन सी थी, सेम एज इंडिविजुअल वाली। कौन सी वाली, एक 2 प्रीवियस ईयर्स में रेजिडेंट और दूसरा 7 प्रीवियस ईयर्स में 730 डेज। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशंस आप करता अपने इंडिविजुअल लेवल पर सेटिस्फाई कर गया ना, तो पूरा एचयूएफ इंडिया का क्या मान लिया जाएगा, आरओआर। पूरा एचयूएफ इंडिया का क्या मान लिया जाएगा, आरओआर। समझ में आया कि नहीं। तो पूरा एचयूएफ इंडिया का आरओआर है या नहीं, वो किस बात पे निर्भर करता है, बताओ। वो किस बात पे निर्भर करता है कि करता वो दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर पा रहा है या नहीं। अगर करता दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर गया तो एचयूएफ आरओआर माना जाएगा, और अगर वो 2 कंडीशन पूरी नहीं कर पाया तो एचयूएफ आरएनओआर माना जाएगा। ओके, नाउ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी सेक्शन नंबर 6(3). कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस बड़ा सिंपल है। आप कंपनी इंडिया के रेजिडेंट तब होगी जब वो इंडियन कंपनी होगी, पहली बात। नंबर 2, आप फॉरेन कंपनी हो बट आपका पीओईएम कहां सिचुएटेड है, इंडिया में। नाउ व्हाट इज पीओईएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। पीओईएम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो ऐसे केस में वो फॉरेन कंपनी भी इंडिया की क्या मानी जाएगी, रेजिडेंट। तो या तो आप इंडियन कंपनी हो या फिर आप फॉरेन कंपनी हो जिसका पोएम कहां सिचुएटेड है, इंडिया में। ना पोएम की फुल फॉर्म है अ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, उसको कहते हैं अ प्लेस वेयर की मैनेजरियल डिसीजंस
that are necessary for the conduct of business as a whole are made एक ऐसा प्लेस वेयर की मैनेजरियल डिसीजंस लिए जाए, बिजनेस के की मैनेजरियल डिसीजंस यानी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, हर डिसीजन नहीं, जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो हर डिसीजन की बात करता है, या यहां पर की मैनेजरियल इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात सबको क्लियर है? तो मैंने जैसे कि बताया कि आप अगर इंडियन कंपनी हो तो आप इंडिया के रेजिडेंट हो ही, और अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो आप इंडिया के रेजिडेंट तब हो सकते हो जब आपका पोएम कहां सिचुएटेड हो, इंडिया में। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट डिसीजंस आर टेकन। सीधी सी बात है। क्या ये बात क्लियर है? सेक्शन 6(4) रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी अदर पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, एनी अदर पर्सन मतलब फर्म, एसोसिएशन, अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यानी आपके डिसीजन मेकिंग इंडिया में होती है कंप्लीटली, या एक डिसीजन भी इंडिया में होता है, तो दोस्तों ऐसे केस में यह माना जाएगा कि वो एनी अदर पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है। क्या माना जाएगा? एनी अदर पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है। सो एनी अदर पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं, वो किस बात पे डिपेंड करता है कि आपके डिसीजंस, आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंप्लीटली या पार्शियली इंडिया में है या नहीं। अगर कंप्लीटली या पार्शियली इंडिया में है तो रेजिडेंशियल स्टेटस एनी अदर पर्सन का इंडिया का क्या माना जाएगा? रेजिडेंट। क्या ये बात क्लियर है? अदरवाइज क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट। अदरवाइज क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट। इज दैट क्लियर? ये तो हो गया सेक्शन नंबर 6, 6(1), 6(2), 6(3), 6(4). नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 5, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इंसिडेंस ऑफ टैक्स में यह बताया जाता है कि कौन सा टैक्स कब लगता है, किस इनकम पे टैक्स किसको लगेगा और किसको नहीं लगेगा। अगर आप इनकम रिसीव इंडिया में कर रहे हो, अगर आप रिसीव इंडिया में कर रहे हो या डीम टू रिसीव इंडिया है, मैटर नहीं करता आप इंडिया के ROR हो, RNOR हो या NR, अगर आप इनकम रिसीव इंडिया में करते हो, तीनों ही केसेस में तीनों को टैक्सेबल होगा, ROR को भी, RNOR को भी और NR को भी। क्या ये बात है? इनकम रिसीव इन इंडिया या डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, तीनों को टैक्सेबल। इनकम एक्रूराइज इन इंडिया और डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया, तीनों को टैक्सेबल, ROR को भी, RNOR को भी और NR को भी। इनकम एक्रूराइज आउटसाइड, कमाया बाहर, रिसीव भी आउटसाइड, रिसीव भी बाहर किया, बट जो बिजनेस का कंट्रोल है वो इंडिया से है। अगर ऐसा है ना, तो ऐसे केस में ROR और RNOR को क्या हो जाएगा? ये इनकम टैक्सेबल, और NR को यानी नॉन रेजिडेंट को नॉन टैक्सेबल। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनकम कमाया कहां? बाहर, रिसीव कहां किया? बाहर, बट कंट्रोल कहां से? इंडिया से। कंट्रोल कहां से? इंडिया से। जैसे कि कोई इंडिया में, जैसे अभी हम एग्जांपल पढ़ रहे थे, ये वाला फर्म वाला, एक आर्किटेक्ट फर्म है, जो कहां की है? इंडिया की। आर्किटेक्ट फर्म है, कहां की है? इंडिया की। और ये आर्किटेक्ट फर्म जो इंडिया की है, वो सर्विसेज दे रही है यूके में किसी क्लाइंट को। ऐसे केस में जो यूके वाले ने फीस इसको दी है, ठीक है, तो ये कमाया फीस कहां से कमाई है? बाहर। एक्रूराइज कहां से हुई है? आउटसाइड। अच्छा, ये भी हो सकता है ये फीस आपने रिसीव भी यूके में ही कर ली, मतलब यूके में ही आपका एक छोटा सा बैंक अकाउंट है और वहीं पैसे जमा करवा दिए, तो रिसीव भी बाहर, एक्रूराइज भी बाहर, बट कंट्रोल तो इंडिया से है ना, इसकी हेड ऑफिस तो इंडिया में है ना, उसके डिसीजंस तो इंडिया में होते हैं ना। समझ में आया कि नहीं? ऐसे केस में ROR और RNOR को ये इनकम टैक्सेबल होगी, और नॉन रेजिडेंट अगर आप हो तो टैक्सेबल नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है? इनकम कमाया बाहर, रिसीव बाहर, कंट्रोल बाहर, सब कुछ बाहर, कमाया बाहर, रिसीव बाहर, कंट्रोल बाहर, सब कुछ बाहर, तो ROR को टैक्सेबल है, RNOR और NR को नॉन टैक्सेबल है। क्या ये बात क्लियर है? ROR को टैक्सेबल है और ROR को टैक्सेबल है और RNOR और NR को नॉन टैक्सेबल है। अगर इनकम कमाया बाहर, रिसीव भी बाहर किया, कंट्रोल भी बाहर, सब कुछ बाहर,
बट पुराने सालों के प्रॉफिट्स इंडिया में रेमिट किए गए हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। रेमिटेंस का मतलब होता है सेंडिंग द मनी, सेंडिंग द मनी आफ्टर रिसीविंग इट। पैसे भेजना रिसीव करने के बाद, पैसे भेजना रिसीव करने के बाद, तो रिसीव कहां किया बाहर और वहां से पैसे इंडिया में भेज दिए। दोस्तों इस पे टैक्स नहीं लगता। इनकम कमाया कहां बाहर, रिसीव कहां किया बाहर, कंट्रोल भी कहां है बाहर, सब कुछ बाहर है। पुराने सालों की इनकम इंडिया में भेजी तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा। नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है सबको? तो बस ये 5 केसेस है बच्चों, सारे क्वेश्चन इस पेपर से बनते हैं, 5 केसेस में से, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इनकम कमाया कहां से, बाहर से। पहला वाला पार्ट, इनकम रिसीव कहां किया, इंडिया में। कहां से कमाया फर्क नहीं पड़ता, रिसीव अगर इंडिया है ना, तीनों को टैक्स हुआ। इनकम एक्रूराइज इंडिया है, कहां से कमाया ये मैटर नहीं करता। एक्रूराइज इंडिया है, रिसीव कहां किया ये मैटर नहीं करता। अगर एक्रूराइज इंडिया है ना, तीनों को टैक्स हुआ। अगर एक्रूराइज आउटसाइड है, रिसीव भी आउटसाइड है, बट कंट्रोल इंडिया से है, तो आरओआर और आरएनओआर को टैक्स हुआ। और अगर एक्रूराइज आउटसाइड है, रिसीव आउटसाइड है, कंट्रोल भी आउटसाइड है, सब कुछ आउटसाइड है, तो आरओआर को टैक्स हुआ। और अगर सब कुछ आउटसाइड है बट पुराने सालों के प्रॉफिट्स इंडिया में रेमिट किए जाते हैं, तो ऐसे केस में तीनों को नॉन टैक्सेबल। क्या ये बात क्लियर है? सेक्शन नंबर 7, इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, कह रहा है कुछ ऐसी इनकम है जिसमें हम मान लेते हैं कि वो इनकम कहां रिसीव हो रही है, इंडिया में। जैसे कि एनुअल एडिशन इन द बैलेंस ऑफ आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर हर साल एडिशन होता है। क्या एडिशन होता है? इंटरेस्ट। क्या एडिशन होता है? इंटरेस्ट। ये जो हर साल एडिशन होता है, ये इंटरेस्ट, अब तुम कहीं पे भी बैठे हो, मान लिया जाएगा कि ये इनकम, ये जो इंटरेस्ट इनकम है, वो रिसीव कहां हो रही है, इंडिया में। कहां रिसीव हो रही है, इंडिया में। आप कहीं पे भी बैठे हो, इनकम, वो जो इंटरेस्ट इनकम है जो हर साल एडिशन हो रहा है, ये माना जाएगा कि वो इंडिया में रिसीव हो रही है। ओके। नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ। एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड फंड और एक होता है रिकॉग्नाइज्ड फंड। आप लोग जानते हो कि जो रिकॉग्नाइज्ड फंड होता है, उस पे ड्यूरिंग द ईयर जब जब इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो पहले ही उसमें से कुछ एग्जेम्पशन होने के बाद, एग्जेम्पशन होता है ना, अप टू 12% ऑफ सैलरी, माइनस करने के बाद जो बचता है उस पर टैक्स लगता है आरपीएफ के केस में। बट यूआरपीएफ में ये चीज पहले फुली एग्जेम्प्ट होती है। अब इसलिए जब यूआरपीएफ में पैसा इकट्ठा हो जाता है और कल को आप क्या करते हो, यूआरपीएफ से पैसे आरपीएफ में ट्रांसफर करते हो, तो दोस्तों यूआरपीएफ से आरपीएफ में पैसे ट्रांसफर करने पर गवर्नमेंट कहता है ये इनकम है, क्योंकि इस पर आज तक टैक्स तो लगा ही नहीं होगा, तो अब लगेगा एक साथ। ये इनकम मान ली जाएगी विच इज डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया, और इसलिए आप आरओआर हो, आरएनओआर हो, नॉन रेजिडेंट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया हो गया। और अगर आप डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया हो गया, आप कुछ भी कहीं पे भी हो, आपको टैक्स कहां देना पड़ेगा, इंडिया में। टैक्स कहां देना पड़ेगा, इंडिया। सो बताओ, एनुअल एडिशन इन द बैलेंस ऑफ आरपीएफ, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ। याद है, यूआरपीएफ से पैसा आरपीएफ में ट्रांसफर होता है। आप याद रहे, यूआरपीएफ से आरपीएफ में पैसा ट्रांसफर करने पर जिस ईयर में ये होगा ना, मान लिया जाएगा ये इनकम कहां रिसीव हुई है, इंडिया में। कॉन्ट्रीब्यूशन बाय इंप्लॉयर इन द पेंशन स्कीम ऑफ एम्प्लॉय। आपकी इंप्लॉय की पेंशन स्कीम के अंदर इंप्लॉयर पैसा डाल रहा है, तो इंप्लॉय के लिए तो पैसा रिसीव हुआ ना, तो दोस्तों ऐसे केस में वो इनकम मान ली जाएगी किसकी, इंप्लॉय की, विच इज डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया। माना जाएगा कि ये इनकम भी कहां रिसीव हो रही है, इंडिया में। ऐसे ही अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट्स, आपके पास खाते में कैश क्रेडिट है, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट्स है, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर्स है, बुलियन है, रॉ गोल्ड, जो कि पाया गया आपकी सर्च प्रोसीडिंग करते वक्त, डिटेक्टेड ड्यूरिंग सर्च प्रोसीडिंग्स, ऑन विच नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय द एसएससी। एसएससी ने कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। ऐसे केस में हम ये जो खर्चा है, जो कैश क्रेडिट्स है, ये एक्सपेंडिचर्स है, इसको इनकम मान लेंगे विच इज डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया। माना जाएगा कि ये इनकम कहां रिसीव हुई है, इंडिया में। इज दैट क्लियर? अगर वो बंदा नॉन रेजिडेंट है, वो बंदा कहेगा भैया मैं तो यहां पे रहता भी नहीं हूं, जो भी ये गोल्ड है इस पे आप जो टैक्स लगा रहे हो, इस पे टैक्स मत लगाओ, क्योंकि ये कहां, यहां का नहीं है। गवर्नमेंट कहता है अगर ये पाया गया और आप सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, तो ये इनकम इंडिया की मानी जाएगी, रिसीव कहां किया है, इंडिया में मानी जाएगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? डीम प्रॉफिट अंडर सेक्शन 41 एंड 59
बच्चों याद है डीम प्रॉफिट कोई ऐसा अमाउंट, कोई ऐसा नुकसान जो बाद में जाके रिकवर हो जाए, कोई नुकसान जो रिकवर हो जाए, हम इसको डीम प्रॉफिट बोलते हैं। कोई नुकसान जिसकी आप रिकवरी ले लेते हो, इसको हम डीम प्रॉफिट पढ़ते हैं। और 41 जो है वो हम पीजीबीपी में पढ़ते हैं, और 59 हम पढ़ते हैं अदर सोर्सेस में। इसका एग्जांपल मैं जनरली बताता हूं, बैड डेट्स रिकवर्ड। अगर आपको बैड डेट्स हुए तो आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया, पीएनएल में डेबिट किया तो प्रॉफिट कम कर दिया, प्रॉफिट कम कर दिया तो टैक्स कम कर लिया। बट जब ये रिकवरी होगी, जब ये रिकवर होंगे, तो दोस्तों उस एक्सपेंस की जो रिकवरी हुई है, वो यानी वो लॉस की जो रिकवरी हुई है, वो डीम प्रॉफिट मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? डीम प्रॉफिट। अंडर सेक्शन 41 या फिर 59, जो भी सेक्शन में हो, क्या फर्क पड़ता है? टैक्सेबल तो है, इनकम तो है, हाँ या ना? और कह रहा है ये इनकम माना जाएगा कि ये डीम टू बी रिसीव। कहां पे रिसीव हो रही है? इंडिया में रिसीव हो रही है। कहां रिसीव हो रही है? इंडिया में। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो बताओ सेक्शन नंबर 7 क्या बोलता है? इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, जिसमें 5 इनकम्स आती है। पहला, एनुअल एडिशन इन द बैलेंस ऑफ आरपीएफ। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ। तीसरा, employer's contribution in the pension scheme of employee. Number 4, unexplained cash credits, investments, expenditures detected during such proceedings on which no satisfactory explanation is given by the assessee. Is that clear? और लास्ट में डीम प्रॉफिट अंडर सेक्शन 41 एंड 59. Is that clear everyone? लास्ट सेक्शन इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो होता है सेक्शन नंबर 9, इनकम डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया। बच्चों अगर आप इनकम कमाते हो इंडिया से, ये कैसे पाया जाएगा कि आप इंडिया से कमा रहे हो? यार पहला पॉइंट, बिजनेस कनेक्शन। अगर आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया है, क्या है आपका बिजनेस कनेक्शन? इंडिया। तो ऐसे केस में उस नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया पाया गया, तो उसका माना जाएगा कि नॉन रेजिडेंट ने कमाया कहां से है? इंडिया से। सर बिजनेस कनेक्शन कैसे पता चलेगा? बिजनेस कनेक्शन का मतलब है अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, कोई नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर काम कर रहा है, जैसे कि एजेंट, और उस नॉन रेजिडेंट के लिए वो कुछ ऐसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। क्या? हैज अथॉरिटी टू परस्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, एक नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट परस्यू कर रहा है। नंबर 2, हैबिचुअली मेंटेन स्टॉक इन इंडिया। किसके लिए? उस नॉन रेजिडेंट के लिए जो कि इंडिया से बाहर बैठा है, उसके लिए स्टॉक मेंटेन कर रहा है, और फिर उसके कहने पर डिलीवर भी कर देता है। हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर, ऑर्डर लेके आता है किसके लिए? उस नॉन रेजिडेंट के लिए। कह रहा है अगर वो एजेंट तीनों में से कोई एक एक्टिविटी या तीनों एक्टिविटी करता है, तो ऐसे केस में यह माना जाएगा कि उस नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में। यह माना जाएगा कि उस नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में। बताओ 3 केसेस फिर से। पर्सन हैज अथॉरिटी टू परस्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। नंबर 2, पर्सन हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर। नंबर 3, पर्सन हैबिचुअली मेंटेन स्टॉक इन इंडिया। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब ऐसे ऑपरेशन जो कि बिजनेस कनेक्शन माने नहीं जाते, ऐसे ऑपरेशन जो बिजनेस कनेक्शन माने नहीं जाते, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। वेयर ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। अगर सारे ऑपरेशंस इंडिया में नहीं होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन इंडिया नहीं है। इज दैट क्लियर? भाई मान लो मैं नॉन रेजिडेंट हूं, और मैंने एक इंडिया में एजेंट हायर किया, और मैंने कहा तू मेरे लिए माल बेच। वो इंडिया में भी बेच रहा है, कुछ यूएस से बेच रहा है, कुछ यूके बेच रहा है, कुछ पाकिस्तान बेच रहा है, कुछ इंग्लैंड बेच रहा है, मतलब जहां पे भी बेच रहा है। कह रहा है ऐसे केस में जितना प्रपोर्शन इनकम इंडिया से कनेक्टेड है, सिर्फ उसको माना जाएगा कि वो इंडिया बिजनेस कनेक्शन है। बाकी का जो पार्ट है, जो प्रपोर्शन इंडिया से बाहर बेच रहा है वो, तो वो उस प्रपोर्शन पे टैक्स इंडिया में नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? उस प्रपोर्शन पे टैक्स इंडिया में नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? एक मिनट।
सॉरी बच्चों, गला थोड़ा सा खराब चल रहा है आज। हाँ जी। तो ऑपरेशंस नॉट कंसिडर्ड बिजनेस कनेक्शन में, वेयर ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, अगर सारे ऑपरेशंस इंडिया में नहीं हो रहे तो ऐसे केस में जो प्रपोर्शन इंडिया में नहीं हो रहा, उस प्रपोर्शन में जो इनकम कमाई है ना आपने इंडिया में, वो उस नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना नहीं जाएगा, जो पार्ट इंडिया में नहीं है। दूसरा, अगर आप इंडिया में गुड्स खरीद रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, इंडिया में गुड्स खरीद रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, तो दोस्तों ये ऑपरेशन भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया नहीं माना जाएगा। नंबर 3, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज, अगर आप इंडिया में बाहर से आते हो, नॉन रेजिडेंट हो, इंडिया में आते हो और न्यूज एंड व्यूज कलेक्ट करके बाहर ट्रांसमिट करते हो, तो दोस्तों ये भी कहता है ये बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना नहीं जाएगा, क्योंकि ये काम तो बायलेटरल है ना, इंडियन गवर्नमेंट भी जाती है, इंडिया के लोग भी जाते हैं। ऐसे ही अगर बाहर से कोई इंडिया में मूवी बनाने आया, शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन इंडिया, तो उस केस में भी ये बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना नहीं जाएगा। अच्छा, शर्त है कि वो जो मूवी बनाने आया वो नॉन रेजिडेंट इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो फर्म है जो मूवी बनाने आई, उसका कोई भी पार्टनर इंडिया का सिटीजन या इंडिया का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। नंबर 3, अगर वो कंपनी है तो उसका कोई भी शेयर होल्डर इंडिया का सिटीजन या इंडिया का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? और लास्ट, एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड इन एसएनजेड स्पेशल नोटिफाइड जोन, अगर आप डायमंड्स को डिस्प्ले करते हो, डायमंड्स को एक्सपोर्ट डिस्प्ले करते हो, मतलब वो ना फॉरेन माइनिंग कंपनीज को ना पहले गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, 35% तो अभी भी लग रहा है, पहले 40% लगता था। तो फॉरेन माइनिंग कंपनीज जो है ना बड़ी परेशान होती थी, यार टैक्स भी इतना लगाती है इंडिया में, और क्या कहते हैं फॉरेन माइनिंग कंपनीज, और वो और कमाई भी जो होती है वो कैसे होती है, वो डायमंड्स को निकालते थे हमारे देश में से, अब डायमंड को निकालते थे और एक्सपोर्ट करते थे, अपने देश में एक्सपोर्ट करते थे या यहीं पे डिस्प्ले करते थे। बट प्रॉब्लम क्या होती थी, इसकी कमाई में से कुछ हिस्सा इंडियन गवर्नमेंट को जाना था। पहला हिस्सा जो एग्रीमेंट होता था कि हम लोगों ने तुम्हें लैंड लीज पे दी, तो लैंड लीज पर दी तो इसलिए कुछ प्रोपोर्शन इनकम तो उनको जाएगी इंडियन गवर्नमेंट को। फिर जो वो कमाते थे फॉरेन माइनिंग कंपनीज, उस पर टैक्स अलग से। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये बात क्लैरिफाई की, जब फॉरेन माइनिंग कंपनी नाराज हो गई ना, फिर उसके बाद ये बात बताया, कह रहा कि अगर कोई फॉरेन माइनिंग कंपनी इंडिया में ऑपरेट करती है, डायमंड्स एक्सट्रैक्ट करती है और फिर डायमंड्स को डिस्प्ले करती है इन स्पेशल नोटिफाइड जोन, ऐसे केस में हम उसको बिजनेस कनेक्शन इंडिया नहीं मानेंगे। ऐसे केस में उस नॉन रेजिडेंट को इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है। क्या ये बात समझ में आई? नॉन रेजिडेंट को इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो बताओ ऑपरेशंस कौन से हैं जो बिजनेस कनेक्शन नहीं है? 5, वेयर ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। नंबर 2, परचेज ऑफ गुड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। नंबर 3, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज। नंबर 4, शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन इंडिया। नंबर 5, एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड इन एसएनजेड स्पेशल नोटिफाइड जोन। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? नंबर 2, इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, एसेट और सोर्स सिचुएटेड इन इंडिया। भाई आप इंडियन कंपनी में पहले काम करते थे, आज इंडियन कंपनी से आपको पेंशन मिलती है, या आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है जो इंडिया में है और वहां से आपको इनकम आ रही है, या आपके पास एफडी है जहां से इंटरेस्ट आ रहा है, आप बाहर बैठे हो, कह रहा है ये इनकम, क्योंकि प्रॉपर्टी एसेट या सोर्स इंडिया का है तो ये माना जाएगा कि इनकम एक्लूड कहां से हुई? इंडिया से। नंबर 3, इनकम थ्रू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। अगर कोई कैपिटल एसेट है उसको बेचकर आपने इनकम कमाई जो कैपिटल एसेट इंडिया का है, तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि वो इनकम एक्लूड कहां से हुई? इंडिया से। क्या ये बात क्लियर है? नंबर 4, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी या टेक्निकल फीस। सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी या टेक्निकल फीस। दोस्तों अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लोन लेता है, या फिर टेक्निकल सर्विस लेता है, या फिर कोई पेटेंट राइट लेता है और बदले में गवर्नमेंट क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। लोन लेता है तो इंटरेस्ट देगा ना, सर्विस लेगा तो फीस देगा ना, अगर पेटेंट राइट लेगा तो रॉयल्टी देगा ना। कह रहा है ये जो वो पैसा पे कर रहा है ये माना जाएगा उस नॉन रेजिडेंट की, ये जो इनकम है ये एक्रूराइज कहां से हुई है? इंडिया से। क्यों? क्योंकि किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया। क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया
ये इनकम जो भी आ रही है उस नॉन रेजिडेंट की, ये माना जाएगा कि वो कमाई कहां से हुई, इंडिया से हुई। इज दैट क्लियर? अच्छा, दूसरा केस ये है कि यही रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी, अगर वो लोन ले रहा है, मतलब मान लो एक रेजिडेंट है जो इंडिया का रेजिडेंट है और वो लोन ले रहा है, या फिर वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, लोन ले रहा है और बदले में क्या दे रहा है, इंटरेस्ट। तो क्या उस लोन के पैसे पर जो लोन के जो इंटरेस्ट है, उस नॉन रेजिडेंट को जो इंटरेस्ट मिल रहा है, पॉइंट ये हो रहा है कि क्या इंटरेस्ट पे टैक्स इंडिया में देगा, दे सकता है। डिपेंड करता है कि इस लोन को या टेक्निकल सर्विस को या वो जो पेटेंट राइट है उसको यूज कहां किया। अगर तो यूज इंडिया में किया, अगर तो यूज कहां किया, इंडिया में, तो उस इंटरेस्ट और फीस पर टैक्स कहां लगेगा, इंडिया में। एक्रूरेज क्या मान लिया जाएगा, इंडिया। क्या ये बात क्लियर है? फिर से समझो, मान लो मैंने मैकडोनल्ड से फ्रेंचाइजी ली और उस फ्रेंचाइजी को मैंने कहां लगा दिया, यूएसए। मैं हूं इंडिया का बट मैंने फ्रेंचाइजी यूएसए के लिए ली, तो क्या उस फ्रेंचाइजी फीस पर क्या मुझे टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्रूरेज इंडिया नहीं माना गया, ये एक्रूरेज इंडिया नहीं माना जाएगा। क्या मेरी बात समझ में? अच्छा, पहली बात, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सॉरी। मैकडोनल्ड्स, क्या मैकडोनल्ड्स को जो फीस मिल रही है उस पर टैक्स इंडिया में लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि वो पेटेंट राइट इंडिया में इस्तेमाल नहीं किए गए। अच्छा, बट अगर मैं मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी इंडिया में खोलने के लिए लेता हूं, तो जो फ्रेंचाइजी फीस दे रहा हूं, क्या वो फ्रेंचाइजी फीस इंडिया में टैक्सेबल होगी? यस। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के लिए है। सेम बात, अगर आप एक रेजिडेंट हो या फिर आप एक नॉन रेजिडेंट, अब ऐसे समझते हैं, दो नॉन रेजिडेंट, दोनों एक यूएस, दोनों यूएस से गए, एक पर्सन दूसरे पर्सन से लोन ले रहा है, बट लोन का पैसा वो एक जो ले रहा है ना, वो लोन का पैसा इंडिया में यूज करना चाहता है, तो जो इस पर इंटरेस्ट है वो माना जाएगा, जो भी आप नॉन रेजिडेंट को दे रहे हो, कि वो उसने इंटरेस्ट कहां से कमाया, इंडिया से कमाया, क्योंकि उस बोरोड फंड्स को कहां यूज किया गया, इंडिया में। क्या मेरी बात समझ गई? अगर उस बोरोड फंड्स को इंडिया में यूज किया, या फिर उस पेटेंट राइट को इंडिया में यूज किया, या फिर अगर उस टेक्निकल सर्विस को इंडिया में यूज किया, तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट है, फीस है ना, रॉयल्टी है, ये इनकम एक्रूरेज इंडिया होगी। बट अगर सेम चीज यहां पर बात करें कि अगर इसको यूटिलाइज आउटसाइड इंडिया कर दिया, तो ऐसे केस में ये इंटरेस्ट और फीस एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया होगी, इंडिया में एक्रूराइज नहीं मानी जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट और है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉन रेजिडेंट एक मैन्युफैक्चरर है, नॉन रेजिडेंट मैन्युफैक्चरर है, उसने सॉफ्टवेयर दिया है किसको, रेजिडेंट, और बदले में रेजिडेंट से क्या लेता है, रॉयल्टी, लमसम रॉयल्टी लेता है। लमसम मतलब होता है जब सॉफ्टवेयर के सारे राइट्स किसको दे दिए गए, उस नॉन रेजिडेंट ने रेजिडेंट को दे दिए, सॉफ्टवेयर के राइट्स अलॉन्ग विद हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर विद हार्डवेयर, सारे के सारे राइट्स, लाइसेंस किसको दे दिया, किसको दे दिया, रेजिडेंट को, और लमसम रॉयल्टी ले ली। लमसम मतलब एक ही बारी रॉयल्टी एक ही बारी जाएगी, फुल अमाउंट, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, जो भी है। कह रहा उस रॉयल्टी की कमाई पर क्या ये माना जाएगा कि इस नॉन रेजिडेंट ने इनकम इंडिया में कमाई है? दोस्तों नहीं, कमेंट कह रहा है शैल नॉट बी डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया। कह रहा है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अंडर अ स्कीम, एक गवर्नमेंट की ना एक स्कीम है, उस स्कीम के तहत अगर आपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ किसको दिया, रेजिडेंट को दिया, तो ऐसे केस में जो रॉयल्टी दी जा रही है रेजिडेंट के द्वारा, ये माना नहीं जाएगा कि ये इनकम एक्रूरेज इंडिया है, ये नहीं माना जाएगा, ये एक्रूरेज इंडिया माना नहीं जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ये बात आपको क्लियर रखनी है। मैं आगे बढ़ता हूं। इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड रिसीव आउटसाइड इंडिया ऑफ इंडियन कंपनी। अगर आप इंडियन कंपनी और इंडियन कंपनी से आपको डिविडेंड मिलता है, आप कहीं भी बाहर बैठे हो, तो दोस्तों ये माना जाएगा कि वो डिविडेंड कहां से कमाया है, इंडिया से कमाया, एक्रूरेज कहां से हुआ है, इंडिया से। क्या ये बात क्लियर है? नंबर 6, इनकम फ्रॉम सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। इनकम फ्रॉम सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। सर्विसेज कहां दी है, आउटसाइड इंडिया, और आप हो किसके एम्प्लॉय, गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है, ये माना जाएगा कि गवर्नमेंट सैलरी, क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है, तो ये माना जाएगा कि वो जो इनकम है वो आपने कहां कमाया है, इंडिया में, एक्रूरेज कहां हुई है, इंडिया में। क्या ये बात क्लियर है? सो इनकम फ्रॉम सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, जैसे एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं बाहर, तो वो जो सैलरी मिल रही है वो इंडियन गवर्नमेंट से मिल रही है, तो ये माना जाएगा कि इंडियन गवर्नमेंट एक्रूराइज, यहां इनकम एक्रूराइज कहां हो रही है, इंडिया में। क्या ये बात क्लियर है? इनकम एक्रूराइज कहां हो रही है, इंडिया में। एक और पॉइंट है, अ सम ऑफ मनी पेड बाय रेजिडेंट इंडियन टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी। किसी फॉरेन कंपनी को या किसी नॉन रेजिडेंट को आपने एक सम ऑफ मनी दिया, पैसा दिया, जिसकी वैल्यू
50,000 रुपए से ज्यादा है, यानी गिफ्ट। दोस्तों गवर्नमेंट ने कहा कि वो जो गिफ्ट उसने रिसीव किया है ये इनकम मानी जाएगी, और वो भी कहां मानी जाएगी पता है? कि डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया। ये माना जाएगा कि ये जो गिफ्ट उसको मिला है वो इंडिया में एक्रूराइज हुआ है। जेन्युइन है भाई। मैंने अपने दोस्त को 5 लाख का गिफ्ट दिया, इंडिया से बाहर बैठा है, मैंने उसको 5 लाख का गिफ्ट दिया है। इनकम टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे ये गिफ्ट एक्रूराइज इंडिया मान लिया जाएगा उस नॉन रेजिडेंट का। तो उस नॉन रेजिडेंट को इंडिया में क्या देना पड़ेगा? टैक्स। क्या देना पड़ेगा? टैक्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 9 कहता है इनकम डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इनकम डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया में पहला पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन क्या होता है? अ पर्सन हु हैज हु एक्टिंग ऑन बिहाफ, हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, और वो इन तीनों में से कोई भी काम कर रहा है। क्या कर रहा है? या तो अथॉरिटी टू परस्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, नंबर 2 हैबिचुअली मेंटेन स्टॉक, और नंबर 3 हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर। फिर ऐसे ऑपरेशन जो बिजनेस कनेक्शन नहीं है 5, बताओ कौन कौन से? वेयर ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। नंबर 2 गुड्स खरीदे हैं, इंडिया में आके गुड्स खरीदे हैं, बट किसके लिए खरीदे हैं? एक्सपोर्ट के लिए। दोस्तों ये भी बिजनेस कनेक्शन इंडिया माना नहीं जाएगा। नंबर 3 कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज। नंबर 4 शूटिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इन इंडिया। और नंबर 5 एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड्स। रफ डायमंड मतलब रॉ डायमंड इन एसएनजेड स्पेशल नोटिफाइड जोन। इन सबको बिजनेस कनेक्शन माना नहीं जाएगा। और क्योंकि बिजनेस कनेक्शन होगा तो भी एक्रूराइज इंडिया होगा। इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी एसेट सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड इन इंडिया। इनकम थ्रू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। नंबर 4 इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस। इसके बारे में मैंने बताया कि गवर्नमेंट अगर देता है तो ये हमेशा एक्रूराइज कहां होगा? इंडिया में। अगर गवर्नमेंट दे रहा है ये वाला अमाउंट, अगर ये इंटरेस्ट रॉयल्टी कोई रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट दे रहा है, तो ये देखा जाएगा कि इस पैसे को या उस सर्विस को उसने कहां इस्तेमाल किया। अगर उसने सर्विस को इस्तेमाल इंडिया में किया तो ये जो इंटरेस्ट फीस मिल रही है इस नॉन रेजिडेंट को, ये एक्रूराइज इंडिया हो जाएगा। और अगर ये पैसे को या सर्विसेज को यूटिलाइज आउटसाइड इंडिया करते हो तो ये इंटरेस्ट फीस एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया हो जाएगी। इसके अलावा इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड रिसीव ऑफ आउटसाइड इंडिया ऑफ एन इंडियन कंपनी, तो ये भी एक्रूराइज क्या होगा? इंडिया। इनकम फ्रॉम सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, ये भी क्या माना जाएगा? एक्रूराइज इंडिया। और लास्ट अ सम ऑफ मनी जो कि 50,000 रुपए से ज्यादा है और आपने गिफ्ट किया किसी नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट को या फिर किया फॉरेन कंपनी को, तो ऐसे केस में इस गिफ्ट इनकम पे, यानी अगर गिफ्ट 50,000 रुपए से ज्यादा है 60,000 70,000, तो ये इनकम मानी जाएगी उस रेसिपेंट के लिए और उसको टैक्सेबल हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? मतलब वो नॉन रेजिडेंट को माना जाएगा कि उसने कमाया कहां से? इंडिया से। इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स इट दोस्तों। कैसा लगा रेजिडेंशियल स्टेटस का आपका एक छोटा सा कंटेंट? सेक्शन नंबर 9 खत्म। तो भाई साहब आपको इसके अंदर 4 तो सेक्शन करने, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 9, बस। अब इसके ऊपर अगली क्लास के अंदर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज क्या करना है? आज इसको याद करने वाला काम करो मेरे लिए। अब क्या करो? याद करो, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, 2-3 बार रात को वीडियो देखो, ठीक है? अगले दिन फिर देखो, अभी कल का दिन भी आपके पास, फिर मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है? जो मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा। ऐसे ही हम लोग सैलरी भी करेंगे। सैलरी में थ्योरेटिकल कंटेंट मैक्सिमम 2 से 3 क्लास लगेंगी, 2 क्लास मैक्सिमम, और उसके बाद में फिर आपके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय। मजा आया आपके साथ, बट आप लोग सारे बच्चे आ नहीं रहे, लेट ज्वाइनर्स हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास। बाय बाय।